वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 4 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बात कर रही हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह से साउंड को एनालाइज कर सकते हैं और कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं। तो हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम अपनी वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। जी, कि साउंड वेव्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें साउंड वेव्स की मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस पे साउंड वेव जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम बारी बारी उनको स्टडी करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जिनमें सबसे पहली हमारे पास है उसे हम कहते हैं लाउडनेस। साउंड की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लाउडनेस। दूसरी जो है वो पिच है। ओके, इसी तरह तीसरी जो है उसे हम क्वालिटी भी कहते हैं, क्वालिटी एंड टेम्बर। इट इज नॉट टेम्बर, इट इज टेम्बर। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट बट नॉट लीस्ट उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। यस, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ इससे, ताकि आपको पता चले कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास साउंड की, जिस पे हमारा साउंड जो है वो डिपेंड करता है। अब हम वन बाय वन जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि ये लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस जो है, लाउडनेस की मदद से हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। लाउड एंड फेंट साउंड के मतलब कोई आवाज़ या कोई साउंड जो है वो कितना ज़्यादा है या कितना सॉफ्ट है, मतलब कितना ज़्यादा लाउड है या फिर सॉफ्ट है। फेंट का मतलब होता है मध्यम। कोई आवाज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी मध्यम है, इसका फ़र्क जो है वो हम लाउडनेस की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास पिच है कि पिच जो है वो हमारी मदद करती है ये बताने में कि श्रिल मतलब कि बारीक चुभने वाली आवाज़ एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करती है श्रिल एंड ग्रेव साउंड, मतलब कि कौन सी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा बारीक है और कौन सी आवाज़ जो है वो बहुत भारी है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेचुरली ये देखा जाता है कि फीमेल की जो वॉइस होती है वो बहुत बारीक होती है, लेकिन जो मेन होते हैं, मतलब कि जो मर्द हजरात होते हैं, उनकी जो वॉइस क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मतलब कि वो भारी आवाज़ होती है। ठीक है, तो इससे हम फ़र्क कर सकते हैं। ओके, तो टेम्बर जो है या क्वालिटी जो है वो हमें बताती है कि अगर वेव फॉर्म का डिफरेंस, कि जो दो हमारे पास साउंड वेव्स हैं उनकी वेव फॉर्म कैसी है। यस, उन दोनों साउंड वेव्स की वेव फॉर्म कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ डिफरेंट है आपकी आवाज़ से, इसी तरह आपकी आवाज़ जो है वो आपके किसी दोस्त या पीयर से मुख्तलिफ होगी, इसी तरह वो आपके टीचर से भी मुख्तलिफ होगी। तो हम सबकी जो आवाज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, मतलब ये उनकी उनकी ये उसको हम कहते हैं इसकी क्वालिटी, कि इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो इससे डिफरेंट है। हो सकता है कि आप दो फ्रेंड्स हैं अगर आप लोग, तो दोनों की आवाज़ सेम लाउडनेस की हो सकती है, सेम पिच की हो सकती है, लेकिन एक तरह से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो ये है क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे आप सुनते हैं किसी की आवाज़ तो आपको पता चल जाता है कि ये उस दोस्त की आवाज़ है। ठीक है, ओके। इसी तरह सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है हेल्थ ऑफ ईयर्स, मतलब जो कान हैं वो कितने अच्छे हैं, उनकी सेंसिटिविटी जो है
वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्थ ऑफ ईयर्स। ओके, तो ये हमने जो है वो डिस्कशन कर ली है कि लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। ओके, अब इसके साथ साथ हम अभी और मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, जो कि हम फॉर्मूले लिखेंगे अब। यस, लाउडनेस जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यस, लाउडनेस जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह पिच जो है इसका ताल्लुक जो है, यानी पिच का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पिच जो है वो बढ़ेगी। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के है और जो पिच का ताल्लुक है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। ओके, अब यहाँ तक तो आपने जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, रिवाइज कर लिया है। अब हम बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस जो है वो मज़ीद कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम इससे जो है वो आगे मूव करते हैं। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं लाउडनेस के बारे में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लाउडनेस है वो किन मज़ीद फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लाउडनेस मज़ीद 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले सरफेस एरिया, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस यानी वाइब्रेशनल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि आपके पास एक ड्रम है, बीटिंग ड्रम है। अगर वो छोटे साइज़ का है तो उसकी आवाज़ यानी कि लाउडनेस उसकी कम होगी, लेकिन अगर आपके पास बड़ा ढोल है, चूँकि उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जो लाउडनेस है वो छोटे ढोल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, इसी तरह से जो है वो आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ओके, तो लाउडनेस जो है वो अगर आप सोर्स से दूर जाते जा रहे हैं तो लाउडनेस कम होती जाएगी, और अगर सोर्स का मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर आप सोर्स की तरफ मूव करेंगे तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो हमारा तीसरा फैक्टर है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसका मतलब है लाउडनेस ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड से मुराद है कि आपके पास कुछ वेव्स हैं, ठीक है, मैं 2 वेव्स बना लेता हूँ आपके लिए कि एक ये वाली वेव है, ठीक है, इसी तरह से एक ये वेव है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिंक वेव है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो येलोइश वेव से जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, सरफेस एरिया आपको पता है कि अगर सरफेस वाइब्रेटिंग सरफेस का जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एटम्स वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की वेव को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये था हमारा लाउडनेस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपने ये चीज़ समझनी है कि पिच एंड लाउडनेस, पिच और लाउडनेस जो है ये दोनों जो हैं वो परसेप्शन पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। बोथ आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। मतलब ये कोई एज सच फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है जिनको आप डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फिर ये क्या है, इनको हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो जब हमने पिच को मेजर करना होता है तो हम
कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास दो वेव फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है, आपने बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो एक वेव फॉर्म हमारे पास ये है और एक वेव फॉर्म आपके पास ये है। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यस, दिस वन, इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और एक और बात जो आपने याद रखनी है पिच के हवाले से कि पिच जो है, पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी पर सेकेंड। मतलब जो हमारे ईयर्स एनर्जी पर सेकेंड रिसीव कर रहे होते हैं साउंड वेव की, उस पर पिच जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब चलते हैं लाउडनेस की तरफ। लाउडनेस के लिए भी हम क्या करेंगे, तीन वेव्स बना लेते हैं, दो वेव्स सॉरी, ताकि आप इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर सकें कि लेट्स से आपके पास एक ये वेव है, इसी तरह से आपके पास एक ये वेव है। तो एक ये वेव है क्या इसकी लाउडनेस ज़्यादा है या इस वेव की लाउडनेस ज़्यादा है? तो डेफिनेटली जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, नीचे वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर आप देखें यस, अगर आप गौर करें तो इसका जो एम्पलीट्यूड x0 है वो ऊपर वाली वेव से क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है वो लाउडनेस देख ली है। तो लाउडनेस को हम डायरेक्टली मेजर करने के लिए, हम डायरेक्टली तो इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके एम्पलीट्यूड को मेजर कर लेते हैं क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एम्पलीट्यूड को जब हम मेजर करते हैं तो इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास लाउडनेस की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से अगर हमने पिच को जो है वो कैलकुलेट करना है तो हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि पिच और लाउडनेस दोनों हमारे ईयर की परसेप्शंस हैं। ठीक है, फाइन, ओके, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है एनालिसिस ऑफ साउंड। एनालिसिस ऑफ साउंड, जी, साउंड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यस, ये कुछ इस तरह से आपको डिवाइस नज़र आती है। इसमें यहाँ पे जो है वो स्क्रीन होती है और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, जहाँ से आप जो है वो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। तो ये बेसिकली CRO होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो ये जो इसका जो आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इस स्क्रीन के ऊपर वेव्स आप बना के देखते हैं, यानी जो आपके पास साउंड वेव्स है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आप इस ऑसिलोस्कोप के ऊपर क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। ओके, तो अब आपने कुछ बातें यहाँ से याद रखनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो तरह के साउंड हो सकते हैं। यस, एक आपके पास ये साउंड है, ठीक है, इसी तरह से मैं एक और साउंड बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये साउंड जो है वो थोड़ा इसकी जो वेव फॉर्म है उससे डिफरेंट है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और साउंड भी आ सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स किस्म के साउंड होते हैं, जिनको आप इजीली जो है वो समझ नहीं सकते। ऐसे एक कॉम्प्लेक्स किस्म के वेव साउंड है, ठीक है। तो ये मैंने तीन तरह के वेव साउंड बना दिए आपके पास। तो आप इन तीनों वेव साउंड्स को जो है वो इजीली विजुलाइज कर सकते हैं किसके ऊपर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। अगर आप गौर करें
तो ये जो सबसे ऊपर वाला साउंड वेव है ये ज़रा थोड़ा सा लीनियर है, थोड़ा सा रेगुलर साइन वेव है। तो इस तरह का जो साउंड होता है वो हमें मोस्टली मिलता है ट्यूनिंग फॉर्क से। ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो हमें एक किस्म की जो है वो प्योर नोट प्रोवाइड करती है, और वो प्योर नोट जो होता है वो तकरीबन साइन वेव होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास पियानो है एंड वायलिन है, तो वो हमें जो है वो कम्प्लेक्स पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, या उनकी वेव्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव्स। ठीक है, तो ये दो बातें जो है वो आपने याद रखनी कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो हमें प्योर नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है, और उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो क्या होती है, साइन वेव होती है। ठीक है, ओके। और जो पियानो और जो वायलिन है उनकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, फाइन, आगे चलें। तो यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया कि पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, उसके बाद हमने टेम्बर देखा यानी जिसे क्वालिटी कहा जाता है, और द लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। ओके, आगे चलते हैं जी अपनी वर्कशीट की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, यस, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पिच ऑफ साउंड। जी, पिच के साथ किसका डायरेक्ट रिलेशन होता है? जी, मसीरा नूर ने इसका करेक्ट ऑप्शन तो नहीं दिया, वन का, जी करेक्ट ऑप्शन दे दिया वन का सी, यस, फ्रीक्वेंसी। यस, पिच से जो रिलेटेड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि पिच जो है वो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, तो उसको डायरेक्टली मेजर करने के लिए हम उससे उसके साथ जो एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ओके, नंबर 2 है, अ लायंस रोअर एंड अ बर्ड्स चिप। जी, जब शेर जो है वो दहाड़ता है और चिड़िया जो है वो चिर्प करती है, जिससे वो चूं चूं की आवाज़ निकालती है, कंपेयर इन दोनों साउंड्स को हम कंपेयर करते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? जी, बोथ हैव द सेम पिच, द लायंस रोअर हैज़ अ हायर पिच, द बर्ड्स चिप हैज़ अ हायर पिच, पिच कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन एनिमल्स। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हसनैन खान ने कहा है बी। और इसके अलावा कोई और बच्चा आंसर करना चाहता हो इसको? मसीरा नूर 2 का बी, आई थिंक। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि लॉइन की जो वॉइस है वो ग्रेव साउंड है। यस, ग्रेव मतलब भारी। जब भारी होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो लेकिन जो परिंदे होते हैं उनकी जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, द बर्ड्स चिर्प हैज़ अ हायर पिच। यस, 2 का सी है। ठीक है, आगे चलें। ओके, नंबर 3 है, इफ़ टू साउंड वेव्स आर द सेम फ्रीक्वेंसी, हमारे पास 2 साउंड वेव्स हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, विच करेक्टरिस्टिक विल डिफर? एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जी, हसनैन खान ने हमें सही जवाब दे दिया, दैट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और लाउडनेस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे। अच्छा, तो पिच किस पर डिपेंड कर रही है फिर? शाबाश, ए, पिच किस पर डिपेंड कर रही है? मसीरा नूर बिल्कुल करेक्ट, पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और टिम्बर वेव फॉर्म के ऊपर। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके। और ये वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? यस, वेवलेंथ। आपने V इज इक्वल टू एफ लेमडा फॉर्मूला पढ़ा था। यस, वेवलेंथ जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर स्पीड चेंज होगी, नहीं नहीं हसनैन खान, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वेवलेंथ जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है। जी, ठीक है मसीरा नूर, आगे चलते हैं। 4th है,
अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस विच द फॉलोइंग वुड नॉट इंक्रीज लाउडनेस। ये नॉट का लफ्ज़ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि लाउडनेस को इंक्रीज नहीं करेगा। क्या सरफेस एरिया बढ़ाने से इंक्रीज करेगा लाउडनेस? यस करेगी। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस? यस, तब भी जो है वो लाउडनेस बढ़ेगी। डिक्रीजिंग द वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड? क्या एम्पलीट्यूड कम करने से लाउडनेस बढ़ेगी? जी मसीरा नूर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, दैट इज सी। ठीक है, तो लाउडनेस सिर्फ इस केस में कम हो रही है, बाकी तीनों केसेस में जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके, अ स्टूडेंट सेज पिच एंड लाउडनेस आर बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। जी, क्या पिच और लाउडनेस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली? क्या हम दोनों को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? जी, हसनैन खान ने बिल्कुल ठीक बताया कि नो। अम्मारा 5 का बी। यस मसीरा बिल्कुल ठीक, 5 का बी है, दैट इज नो, नाइदर इज अ फिजिकल क्वांटिटी नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। तो हम इन दोनों को मेजर करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट। लाउडनेस एंड पिच। यस, हसनैन खान फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, मसीदा नूर रिपीट। क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि यस, मैंने पूछा कि पिच और लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन फिजिकल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ती है? अमारा ने भी बिल्कुल ठीक बताया, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है मसीरा नूर, फ्रीक्वेंसी फॉर पिच, वेरी गुड, एंड एम्पलीट्यूड फॉर लाउडनेस। आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू विजुलाइज साउंड वेव्स? ये तो मैंने अभी पढ़ाया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं लाउडनेस विजुलाइज करने के लिए साउंड वेव्स को। जी अमारा, हसनैन खान, मसीरा नूर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, दैट इज़ ऑसिलोस्कोप। अच्छा, अगर आपके सामने इसकी जगह CRO भी लिखा हो तो आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये इसका पूरा नाम है। अगर ऑप्शन में CRO लिखा हो तब भी आपने इसको टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, टेम्बर हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स दैट हैव द सेम। यस, टेम्बर हमें कब हेल्प करता है? जब दो साउंड्स की सेम दो प्रॉपर्टीज होती हैं। यस, कौन कौन सी? यस, लाउडनेस एंड वेव फॉर्म, पिच एंड लाउडनेस, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। यस, 7 का बी, मसीरा नूर एंड हसनैन खान एंड अमारा 7 का पूछ रहा हूँ मैं, 7 का बी। जी, पिच एंड लाउडनेस, अगर दो साउंड हैं उनकी पिच और लाउडनेस सेम है तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट किसकी मदद से करते हैं? टेम्बर की मदद से या फिर क्वालिटी की मदद से। ओके, 8th है, विच वेव वुड मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट अ प्योर नोट फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ ऑसिलोस्कोप? जी, ये मैंने अभी लास्ट में पढ़ाया आपको कि कौन सी ट्यूनिंग फॉर्क कौन सी वेव बनाती है और वो हमें प्योर नोट देती है। यस मसीरा नूर, 8th का ए है। ओके, हसनैन खान बी है। 8th का ए नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेव जो थी ना मसीरा नूर, वो बेटा बनती थी पियानो एंड वायलिन से, लेकिन जो प्योर नोट है वो स्नैन ने बिल्कुल ठीक बताया कि वो बेसिकली क्या था? साइन वेव थी। यस हमारा 8th का बी, वेरी गुड मसीरा नूर, यस बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, साइन वेव्स। यस, जब ट्यूनिंग फॉर्क की बात आएगी, ट्यूनिंग फॉर्क में साइन वेव्स बेसिकली जो है वो बनती हैं, प्योर नोट्स जिसे कहते हैं। और जब डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे तो फिर उनकी जो वेव फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, 9, हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड सोर्स इफेक्ट लाउडनेस? जी, डिस्टेंस हैज़ अ
इनवर्स रिलेशन विद सोर्स ऑफ साउंड। मतलब यस हसनैन खान, इसका बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप जो है वो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो जो सोर्स ऑफ साउंड की जो आपको साउंड वेव्स मिल रही हैं वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। यस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मसीरा नूर वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी। 10th यस, विच स्टेटमेंट अबाउट लाउडनेस एंड पिच इज ट्रू बेस्ड ऑन। जी लाउडनेस और पिच के बारे में आपने देखनी है, तो सबसे पहले तो एलिमिनेट करें ना, लाउडनेस डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये गलत है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ओके, पिच डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिसीव पर सेकंड। पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या पिच डिपेंड करती है, नहीं करती। लाउडनेस इज इंडिपेंडेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। दो ऑप्शन रह गए आपके पास, बी एंड सी। यस हसनैन खान एंड मसीरा नूर बिल्कुल ठीक है। पिच जो है वो एनर्जी रिसीव पर सेकंड पर डिपेंड नहीं करती, जबकि हमारी जो लाउडनेस है, मैंने आपको बताया था कि लाउडनेस जो है वो एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड पे क्या करती है, डिपेंड करती है। लेकिन पिच जो है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पिच एंड लाउडनेस, स्टेट वन फैक्टर ऑन विच ईच डिपेंड्स। जी हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर ली है। ये इसका आंसर है कि पिच जो है वो करेक्टरिस्टिक है साउंड की, जो श्रिल और ग्रेव साउंड क्या करती है, कंपेयर करती है। और एक इस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि लाउडनेस जो है वो डिस्टिंग्विश करती है लाउड एंड सॉफ्ट या फेंट साउंड्स, और ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, चलें आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वुमेन्स वॉइस टिपिकली हैज़ अ हायर पिच देन अ मैंस, रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, पिच का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो जो वुमेन्स के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो शॉर्टर एंड थिनर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं एक ऐसा टिश्यू होता है हमारे गले में जिसकी वाइब्रेशन से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉजिंग देम टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। जी शॉर्ट होंगे, थिनर होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेंस वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट 3 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। जी फटाफट ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ना कि कौन कौन से लाउडनेस के हमने 3 फैक्टर्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं। 3 फैक्टर्स पढ़े हैं हमने। सरफेस एरिया हसनैन खान वेरी गुड, डिस्टेंस हसनैन खान वेरी गुड, मसीरा नूर एम्पलीट्यूड वेरी गुड। यस ये 3 फैक्टर्स जो हैं, हसनैन खान एम्पलीट्यूड, यस मसीरा नूर सरफेस एरिया वेरी गुड। तो ये 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली जिन पे वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स, सेकंड वन इज सरफेस एरिया ऑफ द साउंड वेव्स, एंड नंबर 3 इज डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड वेव। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक, एक चौथा फैक्टर भी था अगर आपको याद हो तो। व्हाट वाज द फोर्थ फैक्टर? सेंसिटिविटी। वेरी गुड मसीरा नूर। चौथा फैक्टर जो है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है दैट इज सेंसिटिविटी। व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट्स साउंड, व्हाई? क्या रीज़न हो सकती है जी इसकी? जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है उसकी रीज़न ये है कि पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है और वो इंफ्रासोनिक होती है। तो ह्यूमंस जो है वो इसको नहीं सुन सकते। यस हसनैन खान वेरी गुड, लेस देन 20 हर्ट्ज वेरी गुड। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस? यस, अगर दो साउंड्स हैं हमारे पास उनकी लाउडनेस सेम है तो हम किस तरह से जो है उनको डिस्टिंग्विश करेंगे? तो हो सकता है कि उन दोनों साउंड्स की पिच मुख्तलिफ हो। अगर पिच मुख्तलिफ नहीं है तो हो सकता है कि उन दोनों की जो क्वालिटी है या टाइम्बर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट
कर सकते हैं। जी, बाय पिच भी कर सकते हैं और बाय क्वालिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पिच और लाउडनेस सेम है तो ऑब्वियसली हम लोग टेम्बर या क्वालिटी की मदद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा डिस्कस हाउ चेंजेस इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड वेव्स। जी, आपने ये पढ़ रखा है, हमने अभी रिवाइज भी किया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को इफेक्ट करता है। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। तो आपने ये डिस्कस करना है इसके अंदर। एंड फ्रीक्वेंसी, किस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को इफेक्ट करती है, कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे तो पिच जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों को सेपरेटली आपने डिस्कस करना है। मतलब पहले आप लाउडनेस को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके इफेक्ट ऑन एम्पलीट्यूड को डिस्कस कर लेंगे, एंड देन फिर आप पिच की तरफ मूव करेंगे, पिच को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन पिच। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यूजुअली उनका आंसर ऐड नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि इनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपकी ऑलरेडी बुक में होता है। तो बस आपने ये करना है कि आपने उसको आर्टिकुलेट खुद करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। लास्ट हमारे पास है अ बॉय एट नाइट हेard अ साउंड ऑफ थंडर विद अ गैप ऑफ 3.0 सेकेंड्स। जी, एक बच्चा जो है उसने बिजली के गरजने की आवाज़ सुनी है और वो आवाज़ का जो टाइम था दैट वाज 3 सेकेंड्स। व्हेन ही सॉ लाइटनिंग, जब उसने लाइट को देखा। हाउ फार अवे इज़ द लाइटनिंग, आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे लाइटनिंग हुई है। ठीक है, या बादल कितने ऊंचे हैं। एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो आपके पास है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, अगर आप ज़मीन पर हैं और आपने आवाज़ सुनी है लाइटनिंग की, जब लाइटनिंग की आपने आवाज़ सुनी है तो लाइटनिंग की आवाज़ और जो उसकी आपके पास रोशनी पहुंची है, तो रोशनी पहले पहुंचती है आपके पास क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। तो रोशनी और गरज के दरमियान का जो टाइम है आपने नोट कर लिया वो 3 सेकेंड है। ठीक है, और आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 होती है। तो आप अपने घर में बैठे हुए इस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं कि बादल जो हैं जहाँ पे लाइटनिंग हो रही है वो आपसे कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। यस, कोई है आपके जहन में फार्मूला। यस, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस S इक्वल्स V इंटू टी। तो V कितना है हमारे पास 343 और टाइम कितना है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 1000, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ 1000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और बादल यहाँ पे हैं तो आप में और बादल के दरमियान जो फासला है दैट विल बी 1 किलोमीटर। और ये आप अपने घर के कमरे में बैठ के 1029, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया आपको, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हुसनैन खान ने कैलकुलेट कर लिया है और मसीरा नूर ने भी कर लिया है, दैट इज़ 1029 मीटर। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मज़ीद जो है वो यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जो है वो इसको दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके पीयर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम इससे भी बेहतर कंटेंट जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। सो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।